आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। कोशिका के बारे में अभी तक हम बेसिक सारा पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से जाकर चैनल पर वो लेक्चर्स जरूर देख लीजिए। हमने उसमें कोशिका क्या होती है, क्यों उसे जीवन की इकाई कहा जाता है, उसमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं, सभी को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो जरूर वो लेक्चर देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम कोशिका चक्र पढ़ने वाले हैं, सेल साइकिल। कोशिका विभाजन क्यों करती है, किस तरह से उसमें विभाजन होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इन सभी को हम देखने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कोशिकाएं विभाजन करती क्यों है, कोशिका विभाजन क्या होता है। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज बताई थी कि जो सभी जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ एक कोशिकीय होते हैं, मतलब कि पूरे जीव में सिर्फ एक ही कोशिका देखने को मिलती है, जिसे आप एक कोशिकीय जीव कहते हो। और कुछ जो होते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो जीव जो है वो वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। उसी प्रकार कोशिकाओं में भी वृद्धि और जनन देखने को मिलता है। कोशिका सिद्धांत जब हमने पढ़ा था तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कोशिका है, ये विभाजन करेगी और दो नई कोशिकाएं बनाएगी। इसी तरीके से ये कोशिका विभाजन करेगी और दो नई कोशिका बनाएगी, और यही कोशिका विभाजन करके आगे नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो इस तरीके से ये जो है चीजें चलती रहती हैं। कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नई कोशिकाएं उनसे बनकर आती हैं, जिससे हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका जो है वो दो भागों में बंटती है, नई कोशिकाएं बनाती हैं, वृद्धि दर्शाती हैं। आया समझ में? अब हम बात करते हैं कि भाई कोशिका चक्र होता क्या है, सेल साइकिल क्या होती है। तो कोशिका विभाजन की जो सभी घटनाएं होती हैं, जिसमें कोशिका द्रव, कोशिकांग का द्विगुणन होना, उनका प्रतिकरण होना, जो भी सारी घटनाएं होती है, वृद्धि अवस्था, वो सभी क्या होती हैं, कोशिका चक्र में आती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रस्तावन किया था हॉवर्ड और पेल ने। कोशिका चक्र में हमें दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कितनी होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। इस जीवन से लेकर ये G2 तक की अवस्था जो होती है, इसे कहा जाता है अंतरावस्था। क्या कहते हैं? अंतरावस्था कहते हैं। और ये जो एम प्रावस्था है, इसे कहते हैं हम सूत्री प्रावस्था। क्या कहते हैं? सूत्री प्रावस्था। अच्छे से समझ लीजिएगा, जीवन से लेकर G2 तक की जो ये अवस्था है, इसे अंतरावस्था कहते हैं, और ये जो एम अवस्था है, इसे सूत्री प्रावस्था कहते हैं। ये जो सूत्री प्रावस्था है, विभाजन हमें यहीं देखने को मिलता है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, तो वो एम प्रावस्था होती है। बाकी ये जो अंतरावस्था है, जिसमें हमें G1, S, G2 देखने को मिलता है, यहाँ पर सेल तैयार होती है विभाजन करने के लिए। इनमें हर एक में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो अभी हम अलग से देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रही हूँ, यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक की उपस्थिति होती है, अगर मान लीजिए वो 24 घंटे का चक्र है, यूकैरियोटिक अवस्था में ये कोशिका चक्र अगर 24 घंटे का है, तो इसमें हर एक अवस्था में कितने घंटे होते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं इस जीवन की बात करती हूँ। ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है, सबसे लंबी होती है, यानी कि इसमें हमें तकरीबन लगभग जो है 12 घंटे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है हमारी एस प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था, जो कि कितनी होती है, 6 से 8 घंटे की देखने को मिलती है। ठीक है, 6 से 8 घंटे की होती है। उसके बाद अगर हम इस G2 की बात करते हैं तो ये हमारा होता है 3 से 4 घंटे का। और सबसे छोटी जो विभाजन वाली होती है वो होती है हमारी 1 घंटे की। ठीक है, याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर यूकैरियोटिक कोशिका का चक्र 24 घंटे का मानते हैं तो जीवन जो है वो 12 घंटे की होगी लगभग, एस प्रावस्था 6 से 8 घंटे की होगी, G2 जो है वो 3 से 4 घंटे की होगी, और जो एम प्रावस्था है जहां पर विभाजन हो रहा है वो हमें 1 घंटे की देखने को मिलती है। तभी तो हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन होता है वो धीमा विभाजन होता है। ठीक है,
अब जैसा कि मैंने बताया कि कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था और सूत्रीय अवस्था। इस अंतरावस्था में हमें कौन कौन सी प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं? इसमें आती है एक तो जीओ प्रावस्था, जिसे हम शांत अवस्था भी कहते हैं, आगे अभी इसको देख लेंगे। उसके बाद आती है जीवन प्रावस्था, उसके बाद आती है एस प्रावस्था। आप इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्रम से भी पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो जीवन प्रावस्था होती है वो किन के बीच में होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जीओ प्रावस्था, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था, ये किस में होती है? ये अंतरावस्था में होती है। वहीं ये सूत्री विभाजन की बात करते हैं तो ये एम प्रावस्था होती है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अधिकतर जो कोशिकाएं होती है वो इस अंतरावस्था में ही देखने को हमें मिलती है, ठीक है। इसे हम विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोशिका जो है वो हर बारी विभाजन करती रहेगी, जब जब उनकी जरूरत होती है वो तभी विभाजन करती है। तो अधिकतर जो है वो किस में देखने को मिलती है? अंतरावस्था में देखने को मिलती है। जब उनका विभाजन होता है तब वो इस सूत्री विभाजन प्रावस्था में जाती है, ध्यान रहेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जीओ प्रावस्था की। देखिए, अगर मेरी सेल जो है वो विभाजन नहीं करना चाहती है, अगर कोशिका विभाजन नहीं करना चाहती है, किसी भी कारण से हो सकता है, वो हो सकता है कि वो क्षतिग्रस्त हो गई हो, ठीक है, तो अगर वो विभाजन नहीं करना चाहती तो वो कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है। ये जो जीवन प्रावस्था होती है चक्र की, इस कोशिका चक्र से अगर उसे विभाजन नहीं करना है तो वो बाहर निकल जाती है और किस प्रावस्था में चली जाती है? जीओ प्रावस्था में चली जाती है, ध्यान रहेगा। तो अगर कोशिका को विभाजन नहीं करना है तो वो किस अवस्था में रहेगी? वो यहाँ पर जीओ प्रावस्था में चली जाती है। यहाँ पर इसे शांत प्रावस्था भी कहते हैं। क्यों इसे शांत प्रावस्था कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर विभाजन देखने को नहीं मिल रहा है, कोशिका जो है वो चक्र में नहीं जा रही है विभाजन के लिए, ठीक है। तो कोशिका विभाजन नहीं होता, विभाजन आवश्यकता के अनुसार होता है। मतलब कि अगर कोशिका को विभाजन, हम जीव को कोशिका के विभाजन की आवश्यकता होगी तो वो इस जीओ प्रावस्था से निकलकर वापस से इस जीवन प्रावस्था में चली जाएगी और चक्र में आगे बढ़ जाएगी। आया समझ में? अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोशिका विभाजित तो नहीं हो रही, लेकिन चयापचयी रूप से जो है वो सक्रिय है, ठीक है। उसमें जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, चयापचयन क्रियाएं जो है वो चल रही हैं, लेकिन वो विभाजन नहीं कर रही हैं, ये अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीवन प्रावस्था की, जिसे पश्चात अंतराल प्रावस्था भी कहते हैं। देखिए, अगर आप इसका क्रम देखेंगे तो ये एम के तो बाद में आती है और एस से पहले आती है, ठीक है। क्रम आपको हमेशा ध्यान रखना है, सवाल फिर गलत नहीं होंगे। इसे पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। देखिए, संश्लेषण एस प्रावस्था में देखने को मिलता है तो ये इससे पहले आ रही है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रावस्था। यहाँ पर ये जो जी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंतराल, गैप, ठीक है, इसीलिए इसे पश्चात अंतराल प्रावस्था कहते हैं। पश्चात क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एम के बाद में आ रही है, ठीक है। समसूत्रण व डीएनए प्रतिकृति का मध्य अंतराल होता है। ये समसूत्रण यहाँ पर होता है, डीएनए की प्रतिकृति यहाँ पर होती है, तो ये इनके बीच में है, इसीलिए इसे, इन दोनों का मध्य अंतराल प्रावस्था कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। यहाँ पर कोशिका चयापचयी रूप से सक्रिय रहती है, निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई जीवन प्रावस्था में कोशिका में क्या कुछ चल रहा होता है, तो यहाँ पर कोशिका चयापचयी रूप से सक्रिय है, वृद्धि वहां पर हो रही है। जो भी जैविक अणु है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, उन सभी का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलेगा, उनमें वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर डीएनए का प्रतिकरण नहीं होगा, यानी अगर मान लीजिए डीएनए जो है वो मेरा 2C है, डीएनए का जो डीएनए की जो मात्रा है वो 2C है, तो वो यहाँ पर 2C ही बनी रहेगी। इस प्रावस्था में आने से पहले अगर डीएनए का जो मात्रा है वो 2C है, वो 2C ही बना रहेगा। नया डीएनए यहाँ पर बनकर नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ वृद्धि होगी, जो हमारे जैविक अणु है उनका निर्माण होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आती है संश्लेषण प्रावस्था, जिसे एस प्रावस्था भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, नाम से पता चल रहा है संश्लेषण हो रहा है, किसका? डीएनए का। डीएनए का निर्माण हो रहा है और उसका प्रतिकरण हो रहा है, उसकी कॉपी बनकर आ रही है।
यानी कि इस प्रावस्था में आने से पहले अगर मेरे डीएनए का जो मात्रा है वो 2C थी तो वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 4C हो जाती है, डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। लेकिन अगर मैं गुणसूत्र की बात करती हूं तो गुणसूत्र की मात्रा अगर पहले 2N थी वो अभी भी 2N ही रहेगी। कैसे, समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा गुणसूत्र का एक भाग है, ठीक है, जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। अब ये इतना भाग पहले था तो इस प्रावस्था में क्या होगा कि ये भाग जो है दो इस तरीके से बन जाएगा, यानी ये एक सिंगल स्ट्रैंड था, एकल सूत्र था। तो जब डीएनए का यहाँ पर प्रतिकरण हुआ तो ये इसका भाग जो है वो बनकर आ गया, ठीक है। हालांकि गुणसूत्र एक ही है, लेकिन क्या है यहाँ पर उसका जो दो भाग थे, दो सूत्र थे, वो बनकर आ गए। ये एकल सूत्र के रूप में था तो दोहरा सूत्र यहाँ पर बनकर आ गया, लेकिन गुणसूत्र तो वही है। आया समझ में। अच्छा, बात ये आती है कि क्यों हमें इसकी जरूरत होती है। देखिए, इसके बाद में क्या आएगी, हमारी विभाजन अवस्था आएगी। तो जो सेल अभी तक जिस कोशिका में ये एकल सूत्र के रूप में है, अब उसे अगर अपनी संतति कोशिकाएं बनानी है तो दोनों को एक एक भाग देना होगा। तो क्या कर दिया जाता है यहाँ पर, इसका एक सेकेंड, इसको ऐसे समझ लेते हैं हम। जो अभी इस तरीके से थी वो अब क्या होगी, इसमें एस प्रावस्था जब आएगी तो ये इसका प्रतिकरण कर लेगी ताकि ये एक एक जो है अपनी संतति कोशिकाओं को दे सके। आया समझ में। उसके अलावा अगर हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो वहां पर तारक केंद्र का प्रतिकरण भी हो जाता है। तारक केंद्र जो होता है वो जंतु कोशिका में ही देखने को मिलता है, कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। तो जो अभी तक मान लीजिए ये इस तरीके से होता है कुछ, तो तारक केंद्र अभी एक था तो उसकी प्रतिकृति हो जाती है और वो दो यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि भाई जो संतति कोशिकाएं बनेंगी उन्हें एक एक देना होगा उन्हें, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आती है पूर्व अंतराल प्रावस्था। पूर्व अंतराल एम से पहले वाली है, उसके पूर्व वाली है, ठीक है। अंतराल तो इसका जी से ही पता ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये पश्च डीएनए संश्लेषण प्रावस्था है। एस प्रावस्था के बाद में आई है, डीएनए जो है वो हमारा यहाँ पर संश्लेषित हो चुका है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है, तो प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है, क्योंकि इसके बाद वाली जो अवस्था होगी वो विभाजन अवस्था होगी। तो उसमें जो भी प्रोटीन की जरूरत है, हमें आरएनए की जरूरत है, वो सारा कुछ यहाँ पर बन जाता है। यहाँ से कोशिका अब कहाँ चली जाएगी, विभाजन की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे आखिरी प्रावस्था आती है हमारी सूत्री प्रावस्था एम, ठीक है, एम फेज। इसे क्या कहते हैं, विभाजन प्रावस्था कहते हैं। भाई असली विभाजन तो यहाँ पर देखने को मिलता है। अंतरावस्था में तो तैयारी चल रही थी, डीएनए हमारा दुगना हो गया, प्रोटीन आरएनए बनकर आ गए, जो भी जैव अणु थे वो सारे बनकर आ गए, कोशिका ने वृद्धि कर ली। अब वो यहाँ पर विभाजन होगी और दो नई संतति कोशिकाएं जो है वो यहाँ पर बनाएंगी। यहाँ पर क्या होता है, कोशिका में जो गुणसूत्र है, जो कोशिका द्रव्य है, उनका विभाजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र जो है वो इस तरीके से यहाँ पर था और ये कोशिका द्रव था, तो अब इस कोशिका में क्या होगा, इनका विभाजन होगा ताकि थोड़ा थोड़ा भाग जो है वो दोनों संतति कोशिकाओं में चला जाए, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो दो तरीके का विभाजन होता है। एक होता है केंद्रक विभाजन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन। भाई एक तो न्यूक्लियस का विभाजन होना है, केंद्रक का विभाजन होना है, दोनों को आधा आधा भाग जाना है। उसी तरीके से जो कोशिका द्रव है उसका भी विभाजन होना है, दोनों को जो है समान अवस्था में जाना है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समजात विभाजन भी कहते हैं। दोनों को क्या है, इक्वली बांटकर चीजें दे दी है इसने। जो इसकी पेरेंट सेल है, जो इनकी मातृ कोशिका है, वो क्या करेगी, अपने केंद्रक का भी विभाजन कर देगी, कोशिका द्रव का भी विभाजन कर देगी और दोनों को जो है बराबर मात्रा में दे देगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कोशिका चक्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे जरूर पूछ लेना। आगे जो है अब हम कोशिका विभाजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समसूत्री विभाजन को देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन को देखेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए चैनल पर बने रहना। थैंक यू।